नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और उसमें विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अवसर का लाभ उठाकर सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई, वो एक सकारात्मक पहल के रूप में भी सामने आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही कहा जा रहा था कि पेपर लीक का जो मुद्दा है, सरकार जल्द से जल्द उस पर कोई फैसला लेगी। नीट का पेपर लीक होने के बाद सरकार ने इस पर काम शुरू किया, लेकिन मॉनसून सत्र करीब देखकर सरकार के खिलाफ काम करने वाले गुट ने अचानक से सक्रियता बढ़ाई और देश में सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया गया कि सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर सीरियस नहीं है। देखते ही देखते दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए। छात्रों की भीड़ देखकर इसमें राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई, जिन्होंने छात्रों के आंदोलन को इमोशनली हाईजैक कर लिया और यह आंदोलन उग्र हो गया। कानून व्यवस्था बिगड़ती देखकर कई जगहों पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसको लेकर विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिला। हालांकि सरकार ने मौके की नजाकत को भांपते हुए आंदोलन को और ज्यादा उग्र होने से रोक लिया और छात्रों के साथ बातचीत करके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। जो काम होने वाले थे, अब उस पर और जल्दी काम शुरू हो गया है। सरकार भी चाहती है कि देश का भविष्य सड़कों पर संघर्ष ना करे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद वीडियो जारी करके अपील की, आज हम शिक्षा व्यवस्था में उपजी खामियां और उसको दूर करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये बयान सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody Senate। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन पहली बात जो थी, विपक्ष की भी ये मांग थी, इसकी वजह से सदन नहीं चल रहा था। स्पीकर महोदय के सामने या अन्य मौकों पर या जो धरने प्रदर्शन हुए, जिन धरने प्रदर्शनों में हम लोग शामिल हुए, यही मांग थी कि छात्र युवाओं की मांगे मानी जाए, जिसमें सबसे पहली मांग यही थी कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वो पूरी हुई है, उसके लिए बहुत बधाई छात्र नौजवानों को, जिन्होंने डट करके बिना परवाह किए हुए और एक ऐसा आंदोलन जिसका एक्सपीरियंस करने सब जा रहे थे, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए मोदी सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। वो फैसले किस तरीके के हैं, ये सबसे पहले हम समझते हैं। आंदोलन को उग्र होने से बचाने के लिए सरकार अपनी गंभीरता प्रदर्शित कर रही है। बढ़ते आंदोलन से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ।
छात्रों से सरकार के 2 बड़े मंत्रियों ने लंबी बातचीत की। मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने कॉकरोच जनता पार्टी के साथ वार्ता की। छात्रों को सरकार ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया जिन्होंने पेपर लीक किया है। छात्रों से वार्ता के बाद सरकार की कार्रवाई दिखने भी लगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय में बड़ी कार्रवाई हुई है। नीट परीक्षा कराने वाली एनटीए के 47 अधिकारी बर्खास्त कर दिए गए। कुछ अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। देश भर में आंदोलन शुरू होने से सरकार ने सख्ती भी दिखाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने का भी प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को भी सरकार ने हटा दिया है। सोनम वांगचुक का अनशन भी केंद्र सरकार ने तोड़वा दिया है। सख्त सजा देने वाले कानून का सरकार ने ऐलान कर दिया है जो पर्चा लीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं की समस्याओं को सुनकर फैसला लिया। सरकार के प्रति सही संदेश जाए इसके लिए फैसले तुरंत हुए। आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज एफआईआर सरकार वापस लेगी। आंदोलन को उग्र होने से बचाने के लिए सरकार ने जो गंभीर प्रयास किए वो इस तरीके के थे। पेपर लीक रोकने के लिए अब एक नया कानून और आएगा। अभी तक हमारे देश में पेपर लीक ना हो, नकल ना हो, इसके लिए कानून मौजूद हैं, लेकिन अब और ज्यादा सख्त कानून सरकार की तरफ से आएगा। इसमें क्या प्रावधान होंगे? 27 जुलाई को पेपर लीक रोकने वाला संशोधन विधेयक पेश होगा। यह संशोधन विधेयक 2024 के मौजूदा कानून को और ज्यादा सख्त बनाएगा। संगठित पेपर लीक पर अधिकतम 10 वर्ष की जेल का प्रस्ताव है। दोषियों पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगा जाएगा। पेपर लीक गिरोहों पर पहले से ही अधिक सख्त कार्रवाई होगी। परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ेगी। परीक्षा केंद्रों की लापरवाही पर भी कार्रवाई का प्रावधान होगा। समयबद्ध जांच और तेज सुनवाई पर जोर दिया गया है। फास्ट ट्रैक अदालतों में मामलों का निपटारा किया जाएगा। भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की सुरक्षा मजबूत की जाएगी। परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। ये जो नया कानून आने वाला है उसके बारे में सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई। तकनीकी संगठित धोखाधड़ी पर कड़ी निगरानी का भी प्रावधान होगा। छात्रों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना इस कानून को लाने का लक्ष्य है। परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करना सरकार की प्राथमिकता है। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक माफिया पर प्रभावी रोक लगाना है। सरकार देर आई दुरुस्त आई, फिलहाल तो यही स्थिति सामने आ रही है। अभी नई शिक्षा नीति पर भी कुछ सवाल हैं। ये सवाल किस तरीके के हैं, किस तरीके से नई शिक्षा नीति लोगों को प्रभावित कर रही है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। नीट पेपर लीक ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। सीबीएसई मार्किंग विवाद से पारदर्शिता प्रभावित हुई है। नई शिक्षा नीति 2020 लगातार विवादों में है। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम पर छात्रों ने आपत्तियां जताई हैं। ग्रेजुएशन के पुराने 3 साल के पाठ्यक्रम को ही लागू करने की मांग हो रही है।
नए पाठ्यक्रम में सीखने की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे। विचारधारा आधारित फैकल्टी नियुक्तियों के आरोप भी लगे हैं। नई शिक्षा नीति में इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। निजीकरण से छात्रों पर आर्थिक और शैक्षणिक दबाव बढ़ता जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग भी तेज हो रही है। एक चीज जो गौर करने वाली है वो ये भी है कि आमतौर पर जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर पास करते थे, जो सिलेबस उनका होता था, इंटर के बाद ही बच्चा इंजीनियरिंग या डॉक्टरी, मेडिकल फील्ड में ऐसे वो जाता था, अपने कंप्लीशन को बीट करता था। अभी जो स्थिति है उसमें हाई स्कूल इंटर पास करना वो तो एक हिस्सा है, इसके साथ साथ जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोर्सेस को पास करने का सिलेबस है उसकी अपनी एक अलग तरीके की विधा बन गई है, जिसकी वजह से जो तमाम कोचिंग संचालक हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे स्कूल में दाखिला ले रखा है, फीस वहां जा रही है, लेकिन स्कूल में यह तय हो गया है कि उनकी अटेंडेंस यहां लगती रहेगी, लेकिन वो जा रहे हैं उस कोचिंग में जहां उन्हें इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करनी है। तो ये अपने आप में मेरे ख्याल से बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे होंगे जिनके अपने बच्चे भी अगर इंटर पास कर रहे हैं या हाई स्कूल इंटर में कोचिंग कर रहे हैं मेडिकल या इंजीनियरिंग की, तो इस तरीके की स्थिति है। कुछ बच्चे हैं जो अपना रेगुलर स्कूल भी जा रहे हैं और उधर भी जा रहे हैं। अब नई शिक्षा नीति के सामने आने के बाद संकट खड़ा हुआ है। शिक्षा संकट केवल कुछ घटनाओं तक सीमित नहीं है, शिक्षा व्यवस्था में एक गहरा ढांचागत संकट खड़ा हुआ है। नई शिक्षा नीति से विकसित देश बनने की बात कही जा रही है। उच्च शिक्षा में दाखिले बढ़े हैं, लेकिन रोजगार की क्षमता कम है। 2006 में सकल नामांकन अनुपात यानी GER 11% था। साल 2024 तक GER बढ़कर 29% हो चुका है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2035 तक GER को 50% तक करना है। उच्च शिक्षा के विस्तार की नींव शुरुआत से ही कुछ कमजोर दिखाई दे रही है। 1991 में आर्थिक सुधारों के समय साक्षरता दर केवल 51% थी। 1990 के दशक में सरकारी स्कूलों पर खर्च बढ़ाया गया। 2010 तक प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाया गया। 2015 तक माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक समानता का लक्ष्य काफी हद तक हासिल भी हुआ। स्कूलों के तेज विस्तार के बावजूद सीखने का स्तर कमजोर बना रहा। शिक्षा और श्रम बाजार से जुड़े 3 प्रमुख परिणाम सामने आए। भारत के कार्यबल की शिक्षा कौशल स्थिति अभी भी कमजोर है। 1983 में कार्यबल का 56% हिस्सा कम पढ़ा लिखा था। 2024 में 23% कार्यबल कम पढ़ा लिखा था। महिलाओं का प्रतिशत इसमें 37 है। वर्तमान कार्यबल 64% केवल 8वीं या उससे कम शिक्षित है, जो आज की तारीख में लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ 2.4% लोगों के पास ही औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण है। केवल 4.7 वर्कफोर्स के पास टेक्निकल एजुकेशन का प्रशिक्षण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 2035 तक बीईटी नामांकन 50% तक बढ़ाना है। उच्च शिक्षा नीति और रोजगार का अगर कंपैरिजन करें तो वो किस तरीके का है, ये भी आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस तरीके से हमें
रोजगार दे रही है। भारत का 90% कार्यबल असंगठित क्षेत्र में काम करता है, यानी कम शिक्षा कौशल के कारण औपचारिक नौकरियां मिलना कठिन हो जाता है। मध्यम और बड़ी कंपनियों में रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। स्कूल और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में गंभीर कमियां अभी भी बनी हैं। खराब शिक्षा व्यवस्था से युवाओं में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। साल 2011-12 में युवा बेरोजगारी दर 6% थी। 2017-18 तक बेरोजगारी बढ़कर 18% हो गई। नोटबंदी से कई एमएसएमई बंद हुए और आर्थिक मंदी का दौर चला। कोविड से पहले तक जीडीपी वृद्धि पर लगातार दबाव बढ़ा और वो धीमी होती गई। कमजोर शिक्षा, रोजगार व्यवस्था, जनसांख्यिकी लाभांश पर भी सवाल उठा रही है। प्राइवेट शिक्षा और रोजगार, ये भी एक पहलू है हमारे देश में कि किस तरह से हमारे देश की जो प्राइवेट एजुकेशन है और जो एम्प्लॉयमेंट है, उसका भी जो बैलेंस है वो देश को एक अलग दिशा में ले जाता हुआ कई बार दिखाई देता है। खराब रोजगार क्षमता का संबंध निजी कॉलेजों के विस्तार से भी है। 2 दशकों तक हर दिन लगभग 4 नए कॉलेजेस खुले। नए खुले कॉलेजेस में अधिकांश संस्थान निजी क्षेत्र के थे। सदी की शुरुआत में कॉलेजों की संख्या लगभग 10,000 थी। 25 वर्षों में संबद्ध कॉलेजों की संख्या बढ़कर 58,000 हो गई। सरकारी स्कूलों के विस्तार के साथ निजी स्कूल भी बढ़ते गए। निजी स्कूलों में छात्रों का नामांकन लगातार तेजी से बढ़ा है। 2002 से 3 के बीच निजी स्कूलों में दाखिला सिर्फ 22% था। 2023-24 में निजी स्कूलों में दाखिला बढ़कर 38% हुआ है। माध्यमिक शिक्षा में निजी स्कूलों की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। 2006 में निजी स्कूलों में 25% छात्र पढ़ते थे। वर्तमान में निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या 52% है। उच्च माध्यमिक स्तर पर दाखिला दर 30 से 60% है। उच्च शिक्षा में दाखिला बढ़ने से निजी क्षेत्र का प्रभाव भी बढ़ा है। सरकारें बढ़ती शैक्षिक मांग के अनुसार खर्च नहीं बढ़ा पाई। सरकारी निवेश कम हो रहा है, इस वजह से निजी संस्थानों की भी संख्या बढ़ी है। निजीकरण होने से शिक्षा की गुणवत्ता पर व्यापक असर पड़ा है। अधिक कॉलेज खुले हैं लेकिन रोजगार योग्य शिक्षा नहीं मिली। शिक्षा विस्तार के बावजूद छात्रों में कौशल की कमी है। कमजोर गुणवत्ता वाली शिक्षा रोजगार के संकट को बढ़ा रही है। खराब रोजगार क्षमता का संबंध, जैसा हमने आपको बताया, कि निजी कॉलेजों से है और इसका प्रभाव भी हमें साफ साफ दिखता है। जो कौशल विकास केंद्र सरकार ने खोले हैं जगह जगह पे, केंद्र सरकार की योजना है, उसके पीछे भी यही लक्ष्य है कि हमारे यहाँ बच्चा हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए ये सब करता चला जाता है, उसके पास डिग्री आ जाती है, वो ग्रेजुएट हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसकी वजह से उसको काम दिया जा सके। टेक्निकल वो है नहीं। इसलिए कौशल विकास केंद्रों का आईटीआई के जरिए और विस्तार किया गया और लोगों से यह अपील की गई रोजगार के लिए कि वो अपने आप को थोड़ा सा टेक्निकल भी बनाएं ताकि उनको काम दिया जा सके। विषय का चयन और रोजगार, इसका भी एक संबंध है। इस बात को भी हमें समझना होगा कि हमारा विषय और एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों के बीच किस तरीके का कनेक्शन है। रोजगार क्षमता की बड़ी समस्या छात्रों के विषय चयन से भी जुड़ी है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषय कम लिए जाते हैं। भारत की तुलना में
वियतनाम में अधिक STEM विद्यार्थी तैयार होते हैं। वियतनाम में प्रति युवा आबादी पर 50 से 70% तक STEM छात्र हैं। अधिक तकनीक कौशल से वियतनाम विदेशी निवेश को भी आकर्षित करता है। निवेशकों को वहां विनिर्माण क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल भी मिलता है। भारत में विषय चयन करने से रोजगार अवसरों पर प्रभाव पड़ता है। तमिलनाडु में उच्च शिक्षा नामांकन अनुपात 48% है। तमिलनाडु में करीब 30% छात्र STEM पढ़ते हैं। तकनीकी शिक्षा बढ़ने से औद्योगिक विकास को बल मिलता है। शिक्षा नीतियों के परिणाम रोजगार क्षमता में स्पष्ट दिखाई देते हैं। शिक्षा व्यवस्था में जो प्रस्तावित सुधार हैं वो किस तरीके के हैं, ये भी समझिए। शिक्षा सुधार के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देना होगा। रटने की जगह कौशल आधारित शिक्षा बढ़ानी चाहिए। शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण बेहतर करना जरूरी है। उच्च शिक्षा में शोध और नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। छात्रों को रोजगार आधारित प्रशिक्षण देना आवश्यक है। छात्रों को रोजगार आधारित प्रशिक्षण देने से उन्हें रोजगार मिलने में आसानी होगी और जो बेरोजगारी दर है उसमें भी कमी आएगी। पाठ्यक्रम को उद्योग की जरूरत के अनुसार बदलना भी जरूरी है। यानी हमारे देश में आने वाले समय में किस तरीके के लोगों की जरूरत है उसी हिसाब से एजुकेशन हो, यही बेहतर है। सरकारी स्कूलों में सुविधाएं और संसाधन बढ़ाने की जरूरत है। निजी संस्थानों की गुणवत्ता पर निगरानी की जरूरत है। उच्च शिक्षा में रोजगार क्षमता पर ध्यान देना भी जरूरी है। STEM और तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार करना है तो ये सारे बिंदुओं का ख्याल करना होगा। शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करना भी बहुत जरूरी है। परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाना भी आवश्यक है। छात्रों में रचनात्मक सोच विकसित करनी चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में सरकारी निवेश ज्यादा करना होगा। यानी आने वाले समय में जिस तरीके की हमारी एजुकेशन डिमांड है, जिस तरीके की हमारे यहाँ फैक्ट्रीज या कारोबार होने की संभावनाएं हैं, उस दिशा में आज से ही काम करना होगा ताकि जो आज स्थिति है कल उससे हम उबर सकें। वंदे मातरम को लेकर कई बार अलग अलग तरह के विरोध सामने आते रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर एक तरफ सियासी विरोध होता है तो दूसरी तरफ कई बार कार्यक्रमों में लोग आपस में भिड़ जाते हैं। राष्ट्रगीत के सम्मान पर संग्राम ना हो और इसको अनुशासित नियम बनाया जा सके, इसे लेकर अब सरकार भी गंभीर है। सरकार चाहती है कि राष्ट्रगीत के नाम पर लोग आपस में गदर ना शुरू कर दें, इसलिए राष्ट्रगीत के लिए एक कानून की जरूरत है जो पूरे देश पर लागू हो। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया है जिसके तहत वंदे मातरम गीत के दौरान बाधा डालने वालों के लिए सजा का प्रावधान होगा। अगर अब किसी ने वंदे मातरम का अपमान किया तो उसे कठोर सजा मिलेगी। वंदे मातरम गीत का अपमान राष्ट्र सम्मान से जोड़कर उसे दंडित किया जाएगा। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या कह रहा है, पहले वो सुनिए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह हमारे विपक्ष के विकास लोग जो भी विरोध कर रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं।
24 जनवरी 1950 को माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि राष्ट्रीय जनगणमन के सम्मान ही सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को विपरीत और यहाँ से ला कर रहे, इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि थैंक यू। 10 घंटे के लिए तो हमने वंदे मातरम पर चर्चा की, अब फिर से वंदे मातरम की जो बिल निकाल रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो हम इस विषय पे जर्मन मोशन पे चर्चा क्यों नहीं कर सकते? लंबी चर्चा ठीक ढंग से क्यों नहीं हो सकती, ये पूछिए आप सरकार से। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा देने वाला बिल राज्यसभा में पेश हो चुका है। इस बिल के क्या मायने हैं, इस बिल में है क्या, सबसे पहले इस बात पर हमें गौर करना है। वंदे मातरम सम्मान को लेकर राज्यसभा में बिल पेश किया गया है। प्रस्तावित बिल का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत को सम्मानजनक स्थिति में लाना है। बिल में वंदे मातरम के अपमान को सख्त कार्रवाई के प्रावधान के साथ लाया गया है। उल्लंघन करने वालों को 3 साल तक की जेल हो सकती है। दोषियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान प्रस्तावित है। सरकार ने राष्ट्रीय गीत की गरिमा बनाए रखने पर भी जोर दिया है। वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत रहा है। बिल में राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। वंदे मातरम की ऐतिहासिक भूमिका को इसमें प्रमुखता दी गई। सरकार ने इसे देश की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा है। राज्यसभा में बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस भी हुई है। विपक्ष ने विधेयक के प्रावधानों पर गंभीर सवाल उठाए। प्रस्तावित कानून राष्ट्रीय भावना, अनुशासन बढ़ाने का प्रयास करता है। वंदे मातरम सम्मान बिल सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा मुद्दा है। राष्ट्रगीत के अपमान पर 3 साल जेल और जुर्माने दोनों का ही प्रावधान किया गया है। वंदे मातरम का बिल, विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। इस विरोध के पीछे क्या तर्क हैं, यह भी समझिए। विपक्षी दल वंदे मातरम बिल के कुछ प्रावधानों के विरोध में है। सरकार राष्ट्रीय भावनाओं का राजनीतिक उपयोग कर रही है, ऐसा कहना है विपक्ष का। कुछ दल इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा भी मानते हैं कि किसी को करना है तो करे, ना करना हो तो ना करे। विपक्ष ने अनिवार्यता और दंडात्मक प्रावधानों पर सवाल उठाए। 3 साल जेल और जुर्माने के प्रावधान पर आपत्तियां जताई गई। विपक्ष के अनुसार देशभक्ति थोपने से नहीं, स्वेच्छा से आती। कुछ पार्टियां इसे धार्मिक सामाजिक संवेदनशीलता से भी जोड़ रही। विपक्ष ने सभी समुदायों की भावनाओं का ध्यान रखने की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। विपक्ष बिल पर व्यापक चर्चा, सहमति बनाने की मांग कर रहा है। विपक्षी दल लगातार इस बात को लेकर के सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जो दंडात्मक प्रावधान है या जो अनिवार्यता है उसको किसी तरीके से रोका जाए। अब जाहिर सी बात है कि विपक्ष के सवाल है तो सरकार के जवाब भी होंगे। जवाब किस तरीके के हैं ये भी हम आपको बताते हैं। वंदे मातरम राष्ट्रीय सम्मान और गौरव का प्रतीक है, ये सरकार का जवाब है। बिल का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। राष्ट्रीय गीत का सम्मान हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सरकार इस बात को पुख्ता करना चाहती है।
3 साल जेल जुर्माने का प्रावधान एक अनुशासन के लिए डाला गया है। बिल किसी समुदाय या धर्म के खिलाफ नहीं है। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक विरासत है। राष्ट्रीय प्रतीकों और उनके अपमान को रोकना जरूरी है, यह सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। कानून से राष्ट्रीय एकता और अपने प्रतीकों या गीतों के प्रति सम्मान बढ़ेगा। सरकार इसे इस तरह से देख रही है। बिल नागरिकों पर देशभक्ति थोपने का प्रयास नहीं है, एक व्यवस्थागत चीज है। विपक्ष की आपत्तियां राजनीति विरोध का हिस्सा हैं। अब जिस वंदे मातरम पर इतना बवाल मचा हुआ है, उसका इतिहास क्या है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह गीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था। वंदे मातरम पहली बार 1882 में प्रकाशित हुआ। इस गीत में मातृभूमि को देवी स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। हम भारत माता कहते हैं उसी रूप में। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पूरा गाया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन गया। ब्रिटिश शासन के विरोध में लोगों ने इसे नारे के रूप में भी अपना लिया। 1905 के बंगाल विभाजन आंदोलन में इसका व्यापक उपयोग हुआ था। 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। वंदे मातरम आज भी भारत की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। वंदे मातरम भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी संजोता है। स्वतंत्रता आंदोलन में इस राष्ट्रीय गीत की बड़ी भूमिका रही है। यह भूमिका किस तरीके की थी, यह भी याद करना जरूरी है। वंदे मातरम ने स्वतंत्रता आंदोलन में देशभक्ति की भावना जगाई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत उस समय क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे अंग्रेजी शासन के विरोध में अपनाया था। वंदे मातरम का नारा आंदोलनकारियों में उत्साह भरता था। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में इस गीत का व्यापक उपयोग भी किया गया। यह गीत भारतीयों में एकता और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गया। क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम को संघर्ष का संदेश बना दिया। ब्रिटिश सरकार ने कई आंदोलनों में इसके प्रयोग पर भी रोक लगाई। मतलब वंदे मातरम कहना भी अपराध अंग्रेजों ने किया। सभाओं और जुलूसों में वंदे मातरम का नारा गूंजता था। इस गीत ने लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युवाओं में बलिदान और साहस की भावना पैदा की। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इसे राष्ट्रीय जागरण का माध्यम माना। इस गीत ने विदेशी शासन के खिलाफ लोगों को संगठित किया। वंदे मातरम भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा मुद्दा है। स्वतंत्रता संग्राम में यह गीत संघर्ष और आत्मसम्मान का द्योतक रहा है। तो इस लिहाज से वंदे मातरम इसका अपमान ना हो, यह पूरा गीत लोगों के जहन में रहे। धर्म और जाति मजहब से इसे न जोड़ा जाए, इस बात की चिंता सरकार की ओर से की गई है। साथ साथ हमारे देश की जो थाती है, हमारे देश की जो धरोहर है, वो अपमान की स्थिति में न पहुंचे, इस बात को लेकर भी सरकार की ओर से इस कानून में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये सब कुछ इसीलिए है
ताकि अपना राष्ट्र, हमारा राष्ट्र लगातार समृद्ध हो, हमारा राष्ट्र लगातार एकता के सूत्र में बंधा रहे और इस राष्ट्र का बंधन होता रहे। वंदे राष्ट्र।